नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार उत्तराखंड की इस खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। 9 नवंबर को उत्तराखंड 24 वर्ष पूरे कर लेगा। इन 24 वर्षों में उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ उत्तराखंड ने पाया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर चाहे सामाजिक रूप से हो। लेकिन बहुत कुछ बदलाव की अभी भी शायद ज़रूरत है। अगर हम देखें इन 24 वर्षों को, तो इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, और किन चीज़ों पर आगे बढ़कर क्या उत्तराखंड अगले वर्ष पा सकता है और देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो हर क्षेत्र में आगे हो। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी। रविंद्र जी और रावत जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। 24 वर्ष पूर्व जब इस राज्य की मांग हो रही थी, आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, आपने उन परिस्थितियों को जिया है, आपने वो परिस्थितियां देखी हैं। उस समय जिस भावना को लेकर इस राज्य का गठन हुआ था, क्या आज 24 साल पूरे होने के बाद आपको लगता है कि हम वहां पहुंचे हैं? देवेंद्र जी, बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। देखिए, यूं तो अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग 1952 से सतह पर आई, जब कॉमरेड पीसी जोशी जी ने इसको टेकअप किया। उसके बाद राजा मानवेंद्र शाह जी, जो लंबे अरसे तक टिहरी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे, और उसके बाद फिर एक दल स्पेशली विशेष रूप से इसीलिए बना कि अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाना है, इसके लिए संघर्ष करना है, वो उत्तराखंड क्रांति दल था। 52 से पहले भी जब नेहरू जी एक बार श्रीनगर आए थे, तो ये श्रीनगर गढ़वाल के अंदर चर्चा हुई थी कि ऐसा होना चाहिए। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, जो पेशावर कांड के नायक थे, उन्होंने भी अपने समय पे इस मांग को टेकअप किया था। तो 1994 तक समय समय पर प्रदर्शनों के माध्यम से, चिट्ठी पत्री, संसद में, विधानसभाओं में आवाज़ उठाने के माध्यम से ये मांग उठती रही है। लेकिन 94 से 2000 का जो संघर्ष, बलिदान, वो हम सबको स्मरण रहना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी स्मरण रहना चाहिए कि भूतो न भविष्यति ये आंदोलन था। सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, बर्बरता की सीमाएं लांघते हुए मसूरी कांड, खटीमा कांड, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड, देहरादून का कांड, श्रीहन टापू का कांड, इतने गोली कांड इस शांति प्रिय राज्य में सरकारों द्वारा किए गए। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि भूतो न भविष्यति, कि वो जो जन सैलाब था, माताओं बहनों के नेतृत्व में, फौजियों की अगुवाई में, नौजवानों के मोर्चे पे लगातार छात्रों के खड़े रहने के कारण, और जिनके साथ कर्मचारी, व्यापारी, उत्तराखंड का आम नागरिक जुड़ गया, तो ये इसलिए भूतो न भविष्यति हम इसको कहते हैं कि देश की आजादी के लिए 1947 से पहले जो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन चला होगा, उसको भी अगर हम इस आंदोलन से तुलना करें तो हम देखेंगे कि उससे बड़ी जनभावना, उससे बड़ा सैलाब, मातृशक्ति ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जन जन की भागीदारी, बिना निस्वार्थ भावना से अलग उत्तराखंड लेने के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन की हम इंगित करना चाहेंगे, जोर देकर कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम सब लोगों का इतिहास जो है वो मार्शल कौम का रहा है। हम वॉरियर रेसेस रहे हैं, पराक्रमी और शौर्य से भरपूर लोग रहे हैं, और वो लोग सदियों से कभी राजाओं के लिए फौजी के रूप में लड़ते थे, कभी अंग्रेजों के लिए लड़े हैं, आजाद भारत में देश के लिए लड़े हैं। तो वो जो गोला बारूद बनाना जानते हैं और चलाना जानते हैं, वो
इतनी बर्बरता और अपमान झेलने के बाद भी शांति और अहिंसा के पथ पर शुरू से लेकर आखिरी तक डटे रहे, ये देश और दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करी हमने। मैं आपका जो प्रश्न था, मूल प्रश्न कि आपने वो आंदोलन का दौर देखा, उसमें भागीदारी करी, तो मैं यही कहना चाहूँगा इसको समाप्त करते हुए कि निश्चित रूप में आने वाली एक शताब्दी तक देश और दुनिया के कोने में इतना पवित्र आंदोलन अब शायद, इतनी जन जन की भागीदारी वाला आंदोलन शायद ही देखने को हमको मिल सकेगा। हाँ, हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यही सवाल कि वो दौर, जिस दौर में ये सब कुछ हुआ और एक अलग राज्य की मांग हुई और इन परिस्थितियों से निकलकर एक राज्य बना 24 साल पहले, लेकिन आज जब 24 साल हो चुके हैं तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने कई सरकारें देखी हैं, आपने कई नेताओं को देखा है, नीति बनाने वालों को देखा है, नीति शुरू करने वालों को देखा है, आपका क्या मानना है 24 वर्ष में क्या उत्तराखंड वहाँ पहुँचा है जहाँ इसको पहुँचना चाहिए था, या कहीं कमी लगती है, आपको नज़र आती है? आपको याद होगा नेहरू जी ने उसमें शुरू में कहा था जब वो प्रधानमंत्री बने थे कि बिफोर वी आई स्लीप माइल्स टू गो। वही अभी तो माइल्स टू गो है। आप ये समझिए 24 साल में सारा परफेक्शन हो जाए, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना, सभी को जाना है, कभी वो थमती नहीं है, विकास की गति थमती नहीं है। और आवश्यकताएं जो होती है आविष्कार की जरूरी होती हैं, जितनी समाज विकसित होगा उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी और फिर जनरेट होगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, और पर विकास किस ढंग से होगा उसका ढर्रा भी बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो अभी तो ये समझिए माइल्स टू गो। लेकिन जैसे हमने देखा भाई रविंद्र जुगरान को, कि हमने कवर किया, रिपोर्टिंग की, उस समय लिखा है हमने, उस समय लिखा, जितना इन लोगों ने पिटे, खून से लथपथ भी इन लोगों को देखा, किस तरह से बर्बर पुलिस करती थी। इनकी अपेक्षाएं तो निश्चित रूप से होंगी कि भाई हो, जिसके लिए हमने किया क्या मिला। लेकिन हम एज ए जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। यस, जब हमारा राज्य पहले बना था तो 15 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया। ये है कि सैलरीज कहाँ से आएंगी, लोगों को कैसे देंगे, और बाकी असेट्स तो अभी तक नहीं मिले यूपी से, लेकिन वहाँ से कर्ज पहले मिल गया था लगभग 4,000-4,500 करोड़ का। ये स्थिति थी। हमारा जो पहला बजट जो था, जो उसमें निशंक जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो 4,500 करोड़ का था। आप कल्पना करो, इतने बड़े स्टेट के लिए 4,500 करोड़ का बजट था। आज कितने का है? 90,000 करोड़ क्रॉस कर गया। अब इतना पैसा माना किसी ने खाया भी, भ्रष्टाचार भी किया, लेकिन उतना पैसा यही लग रहा है। कितनी सड़कें थी उस समय? मेरे ख्याल से 9,000 के आसपास, किलोमीटर के आसपास 9,000 गाँवों तक सड़क नहीं पहुंची थी तब ना। अब वो घट के देखो गांव तक तो नहीं है। आप कहेंगे रातों रात चले जाएंगे, वो नहीं हो सकता। कुछ हमारे सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, करप्शन भी है, कुछ लीडरशिप में भी कमियां हैं, लेकिन ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने कई लीडरों को देखा है। मैंने सबको देखा है जी। तो वो आज के कितनी सड़कें पहुंच गई, कितने हॉस्पिटल थे तब, कितने मेडिकल कॉलेज थे। बड़ी मुश्किल से वो एक श्रीनगर का कॉलेज बना था तब हमारे राज्य में। एक 15,000 में सरकार ने प्रचार किया था कि हम 15,000 सालाना में मेडिकल डॉक्टर बना रहे हैं। अभी भी है, अभी थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हमारा लीडरशिप का तो हाई है, इतने नहीं तो बदलते क्यों। अब आज कितने मेडिकल कॉलेज है? सिर्फ आपका हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, आपका श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज, आप देहरादून में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कितने आपके वो हो गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं, कितने बैंक यहाँ पर आ गए। इंडस्ट्री कितनी थी तब, आज कितनी इंडस्ट्री। आज हमारी सरकार चाहे कम हो रहा है, ज़्यादा बोलती तो सरकारें, सभी सरकारें बोलती ज़्यादा है, करती उतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी आज कितनी इंडस्ट्रीज आ गई। तब क्या था, हमारा जीडीपी क्या थी, हमारा जो आपका जो इस प्रदेश की जो इकोनॉमी थी कितनी थी। आज तो 3 लाख 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी है हमारी। तब हमारी क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या थी, 14-15 हज़ार।
प्रति व्यक्ति आय। आज कितनी है? हरिद्वार में तो 3 लाख क्रॉस कर गया, लेकिन समावेशी नहीं हुआ। उत्तरकाशी आज भी लाख से कम है, रुद्रप्रयाग आज भी लाख से कम है, और उसमें मनरेगा का भी है और सारी चीज़ें हैं। वो तभी तो मैंने कहा माइल्स टू गो, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो संतुलित होना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये ऐसा नहीं, बहुत कुछ हुआ। अब देहरादून जो 10 साल बाद आएगा, देहरादून पहचान नहीं पाएगा। इतने बड़े बड़े मॉल हो गए, कैसे हो रहे हैं? कोई जब बाइंग कैपेसिटी हो रही है तभी तो हो रहे हैं लोग। गांव यही नहीं, जब अब हम शहरों में जाओ के, आप उत्तरकाशी जाओ, आप चमोली जाओ, आप पिथौरागढ़ जाओ, वहाँ की मार्केट आप देख लो, क्यों हो रहे हैं वो? जब लोगों में बाइंग कैपेसिटी है, जब पैसा है तभी तो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो दूसरा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष हम कमी बोलेंगे। कृष्ण पक्ष एक तो राजधानी आप तय नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि आज आपका कर्ज कितना है? मैं कल देख रहा 95,000 करोड़ कर्ज लाख होने वाला है। अब पिछला बजट आप देख लो कितना वो उसमें ब्याज दे रहे हैं। इस बजट जो गया अब आने वाला अलग है। 6,000 करोड़ तो आप ब्याज ही देंगे। वो जो ब्याज देने 6,000 करोड़ में क्या नहीं होता। ये सारी चीज़ें थी। लोकायुक्त बनना है या भूमि कानून है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो समय के साथ बनेगा। कभी किसी सरकार, क्योंकि सरकारें किसी भी कहेंगी, जो विकास की गति होती है वो चलती रहती है, तो वो होगा। तो हमें उम्मीद है कि आगे और बेहतर होगा। दूसरा, पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाहर के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों को देखना पड़ेगा कि जो लोगों की ज़मीनों को जो औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं, जो लैंड शार्क आ रहे हैं, कब्जा रहे हैं, उसको भी सरकार को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी, विज़न चाहिए होगा। और तो कल्पना हमें ये करनी चाहिए कि राजनीतिक स्थिरता रहे, जिसकी भी सरकार रहे, कम से कम 5 साल चले। अब दिक्कत क्या हो रही है, माना कोई है, किसी के हाथ में आपने लीडरशिप, अब वो क्या करेंगे उसके? भाई एक दिन की तो नहीं होगी, तो चीफ मिनिस्टर जो भी होंगे तो आगे एक प्लानिंग करते हैं ना, 50 साल की आगे एक प्लानिंग करते हैं। डॉक्टर परमार ने किया ना, तो तिवारी जी पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने की। ये दूरदर्शन का ये जो आपका है वो किसने बनवाया? तिवारी जी ने बनवाया ना जी। तो जब उद्घाटन हुआ, हम लोग थे यहाँ पर, जब भूमि पूजन हुआ था, उस समय कह रहे थे, हम सोच भी नहीं रहे थे इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे तिवारी जी। क्या हो गया तिवारी जी को? आज स्थितियाँ देखिए ना। तो ये हम के पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड हैं तो नेगेटिव भी हैं। जय सिंह जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में खास पहचान रखता है। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी यहीं पर स्थापित हैं। देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक मां गंगा का उद्गम भी यही है। यहाँ के रीति रिवाज, परंपरा और रहन सहन पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ों की पगडंडियों में बसे गांव और गांव में रहने वाले लोगों का संघर्षपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि पहाड़ का जीवन कितना भी कठोर हो, हमें हंसकर और भाईचारे के साथ जीना है। एक तरफ पहाड़ का रहन सहन है तो दूसरी तरफ इसके प्रसिद्ध शहर देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा में साल भर सैलानियों की रौनक रहती है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। तब से लेकर अब तक 24 सालों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ देखा। कई तरह के बदलाव भी इस दौर में राज्य ने देखे, लेकिन समय समय पर इस राज्य को इन 24 सालों में कई भयानक आपदाओं का भी दंश झेलना पड़ा। 2013 में आई केदारनाथ आपदा के जख्म आज भी पूरी तरह से नहीं भर पाए हैं। अपनी भौगोलिक बनावट के कारण इन 24 सालों में प्रकृति से सामंजस्य बैठाने के लिए समय समय पर प्रकृति से भी संघर्ष किया है। लेकिन इन सब के बावजूद इस राज्य ने पूरी तरह से विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुंभ मेले की सफलता हो या फिर इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन करना हो, इस राज्य ने विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं वर्तमान में राज्य में निवास करने वाले गरीब और निर्धन लोगों के लिए अलग अलग तरह के अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे बालिका विद्यालय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, महिला पोषण योजना, उत्तराखंड दिव्यांग भरण पोषण योजना के अलावा भी कई योजनाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
लेकिन आज भी कुछ ऐसे पहलू हैं जहां सरकार को अपने कदम और अधिक मजबूती से रखने पड़ेंगे। फिर चाहे वहां पलायन का मुद्दा हो या पहाड़ों के पढ़े लिखे युवाओं को खुद के व्यापार के लिए जागरूक करना। इन सब के बावजूद हम कह सकते हैं 9 नवंबर 2000 में एक शिशु के रूप में जन्म लेने वाला उत्तराखंड आज युवा अवस्था में पूरे उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है और कई मामलों में देश के अन्य राज्यों से आगे निकल चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये राज्य हर क्षेत्र में कई अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि अभी कुछ समय पहले लोक निर्माण विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुमाऊं में 921 ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक गांव से नहीं जुड़ी है। मतलब 921 ऐसे गांव हैं जहां तक अभी सड़क पहुंच ही नहीं पाई। फाइलों में सड़क है लेकिन अभी तक सड़क बन नहीं पाई। तो सवाल मेरा ये है कि कमी कहाँ रह जा रही है, क्योंकि जो नीति बनाने वाले हैं उन्होंने तो सड़क दी है लेकिन ये बन क्यों नहीं पा रही है? तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, आपके डिबेट का या चर्चा का विषय है 24 साल क्या खोया क्या पाया। जी, जनता ने तो सर्वस्व बलिदान करके इस राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी और भारत की संसद ने उसको ओके किया। ठीक, अब 24 साल की यात्रा यानी कि एक शिशु नौजवान हो गया है और उसे कंधों अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी दिशा स्पष्ट होनी चाहिए उस नौजवान की कि उसको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उद्यानिकी में जाना है या टूरिज्म में जाना। मैं केवल इतना कहूँगा, अभी जयसिंह रावत जी ने बहुत बातों का उल्लेख किया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको टच करते हुए कि जिस दिन ये राज्य बना था बजट का आकार इतना था, आज 24 साल बाद इतना। बजट का आकार बढ़ा तो सिस्टम में लेजिस्लेचर के लोग हों, एग्जीक्यूटिव के हों या ब्यूरोक्रेसी में लोग हों, उनके पेट का आकार भी बढ़ता गया, यानी करप्शन भी तेजी के साथ जड़ें जमाता गया। अंकुश लगाने की जरूरत वहां है। बजट का आकार बढ़ने का सही उपयोग तब होगा जब करप्शन अपने न्यूनतम पे आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में इस राज्य ने 24 वर्षों में नित नए आयाम छुए हैं और पिछले 8-10 वर्षों में तो आप देखेंगे ऑल वेदर रोड्स, उसके साथ साथ जनरल खंडूरी के टाइम पे भी सड़कों का जाल यहाँ फैला, चार धाम के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो है वो अपने अंतिम पायदान में है और लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक ट्रेन कब जाएगी। हमारे इसके साथ साथ जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो, शिक्षा की बात हो, हायर एजुकेशन में या कोई भी सेक्टर ऐसा है, सब में निश्चित रूप से काम हुआ है, तरक्की हुई है। इन 24 सालों में लगभग सरकारी नौकरी से डायरेक्ट 2.25 लाख लोगों को समाहित किया गया है और इससे बहुत बड़ी संख्या सरकारी सेक्टर में ही आउटसोर्सिंग के लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप में रोजगार भी मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, बजट का आकार भी बढ़ा है, सिस्टम के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोगों के पेट का आकार भी बढ़ा है, यानी करप्शन भी फला फूला है, दिन रात दुनी चौगनी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये सकारात्मक पक्ष हैं। बात फिर वहाँ आती है कि इस राज्य के निर्माण की जो मूल अवधारणा थी, क्या हम उस दिशा में चल रहे हैं? क्या उस दिशा में 24 वर्षों में हम आगे पहुंचे हैं? पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसा दृढ़ संकल्प दिखाते हुए 7 वर्षों तक लगातार सड़क से लेकर संसद तक, देहरादून से लेकर दिल्ली तक संघर्ष किया है, अपने अपमान झेला है रामपुर तिरहा मुजफ्फरनगर में। तो मूल अवधारणा क्या थी? मूल अवधारणा यह थी कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसके विकास की लड़ाई थी, वो मूल अवधारणा यही थी कि पहाड़ में
पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान हो और महिला की पीठ पर जो बोझा है वो कम हो। आज उत्तराखंड देश के उन अग्रणीय राज्यों में से एक है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है, जिसके अंदर सबसे अधिक क्षमताएं हैं। इस राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने की, इस राज्य को आर्थिकी के रूप में एक सक्षम राज्य बनाने की और एक सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनाने की अपार संभावनाओं से युक्त ये प्रदेश, जिसका हम ढंग से 24 वर्षों में दोहन नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों को क्या जरूरत है सबको मेडिकल करने की, सबको इंजीनियरिंग करने की? हम उस दिशा में क्यों, उस भागदौड़ में क्यों भागे जा रहे हैं? हमारे पास लाइव स्टॉक है, पशुपालन है, हमारे पास उद्यानिकी है, हमारे पास साफ सुथरी हवा, मिट्टी और पानी है। हम इन टूरिज्म के दर्जनों सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें हम शुरू हों, काम करें तो रोजी रोटी का संकट उत्तराखंड में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हिमालय ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको इतना दिया है कि हम सारी संभावनाओं से युक्त वो प्रदेश हैं, वो देवभूमि है कि हम दर्जन मामलों में राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन सकते हैं। पर बने क्या? तो कुछ सवाल मुंह चिढ़ा रहे हैं, प्रश्न वहां खड़े हैं। इसलिए हमको अब तीव्र गति से, बेहतर नीति नियोजन से और अधिक ईमानदारी से हमको आउटपुट देना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सवाल पूछूंगा हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। सर, अभी सर ने बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मूल भावना जो थी राज्य आंदोलन की, उन भावनाओं से कहीं ना कहीं हम हटते हुए जा रहे हैं। बहुत कुछ विकास हुआ भी है, आपने भी बताया, सर ने भी बताया। मेरा सवाल एक है जो कि बहुत गर्म मुद्दा रहा है हमेशा, वो है गैरसैंण राजधानी का। क्योंकि जब आंदोलन हुआ था तो उस समय भी जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनकी एक भावना थी कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए। तो क्यों आज तक ये जो मामला है, क्या वो राजनीति का विषय बन चुका है या फिर वास्तव में इसमें काम हुआ है और आने वाले समय में और ज़्यादा कुछ ऐसा ठोस एक निर्णय गैरसैंण के बारे में आने वाली सरकारें ले सकती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल जो उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी वो यहाँ की एक तो कल्चरल आइडेंटिटी का भी सवाल था। वो तो गंभीर विकास का तो था ही, कल्चरल आइडेंटिटी का, सांस्कृतिक पहचान बनी रही। ये पहाड़ी राज्य है, आज भी ये हिमालयन राज्य बोलते हैं ना जी, हिमालयी राज्य है। हमको जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ, क्यों मिला हुआ है? हिमालयी राज्य की वजह, पहाड़ी राज्य की वजह से मिला हुआ है। लेकिन क्या पहाड़ों पर इतना ध्यान है? पहली बात तो ये है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। तो दरअसल आप देखा जाए तो इसका जो बैकग्राउंड में आप जाएंगे जी, अब अभी जो विकास का जो हमारा ढर्रा है इनहेरिट हो गया यूपी से, जो ढर्रा तब था। लेकिन जब शुरू में, जब 1804 में गोरखा राज्य आया यहाँ पर, उसके बाद 1814-15 में उनको भगाया, उसके बाद कुछ दिन बाद अल्मोड़ा से भी भगाया, फिर जाके अंग्रेज़ों का आया तो आधा हिस्सा ये थोड़ा सा अलकनंदा के इधर टिहरी रियासत होगी, उधर ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं के साथ मिल गया था। तो ट्रेल जो आए, सेकंड, पहले गार्डनर थे और तो दूसरे जो असिस्टेंट थे ट्रेल थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो कानून बाहर के नहीं चलेंगे, उत्तराखंड के लिए परिस्थितियाँ भिन्न हैं, यहाँ की सामाजिक आर्थिक सारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं, इसलिए इसके लिए शासन 1874 का जो शेड्यूल नॉन रेगुलेशन एक्ट से चला। मतलब आप देखें ना, पहाड़ में पटवारी होता है, दूसरी जगह पुलिस होती है ना। तो वो यहाँ के लिए कोई कोडिफाइड कानून नहीं था, जो कमिश्नर बोलता था वही कानून था। तो वैसे भी जो IPC ये वो आए थे 1861-62 में ही आए थे। तो यहाँ के लिए पूरा सिस्टम अलग था, संयुक्त प्रांत का अलग था। 1874 असम की तरह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट यहाँ लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, जैसे जनजातियों की जैसी परिस्थितियाँ थी। तब कहा कि यहाँ यूपी के संयुक्त प्रांत की जैसे, उसमें संयुक्त प्रांत भी नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कुछ और नाम था इसका। फिर अवध भी जुड़ा उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश 1950 में कहलाया, उससे अलग नाम थे उनके। तो वो स्थितियाँ, वो भावनाएं हमारी होनी चाहिए थी कि हमारा जो विकास का ढर्रा इनहेरिट कर रहे हैं हम यूपी से,
हिमाचल से करते तो भी चल जाता। यूपी से जो आ रहा है उसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न हो रहा। कभी हम कह रहे हैं ऊर्जा राज्य बनेगा, कभी कहते हैं हम आयुष प्रदेश बनेगा, कभी दूसरी सारी चीज़ें। हिमाचल की तरह हम करते हैं, अलग सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तो तब जाके ज़्यादा नतीजे आते हैं। अभी भी आ रहे हैं जी, अभी भी हैं, लेकिन उस ढंग से सोचते, थोड़ा विकास की सोच थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए। मैं चाहूँगा सर, संक्षेप में, समय की कमी है, कि क्या हो सकता है इसमें आने वाले समय में गैरसैंण राजधानी को लेकर? गैरसैंण राजधानी तो होनी ही चाहिए। मैंने इसीलिए मैं भटक के दूसरी तरफ चला गया। जी। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। आप देख रहे हैं देहरादून में क्या हो रहा है जी। अब एक तो जमीन के कानून की वजह से गड़बड़ हो गया, सारे बाहर के लोग आ गए, माफिया आ गए, सारा माफिया कल्चर हो गया। उठाते हैं कि सेक्रेटरी को पटा लेते हैं, दूसरे नेताओं को पटा लेते हैं, उनके सारी बात हो जाती है। अगर पहाड़ में रहते थोड़ा डर के रहते हैं। अब शिमला देखो ना, शिमला का कल्चर अलग है, हमारे यहाँ का वही कल्चर क्या है। आप शिमला किसी सेक्रेटरी से सीधा फ़ोन पर बात कर लो, हमारे यहाँ आप सेक्रेटरी के बाबू से नहीं बात, उसके चपरासी से बात आप कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर अभी भी उत्तराखंड में है, भयंकर है जी। हम बात नहीं कर सकते हैं, और उनकी नकल हमारे नेता करते हैं। आप जाके बात करो, किसी मिनिस्टर से फ़ोन करो जो उठा देगा, तो वो हिमाचल में करो, आप मुख्यमंत्री से सीधा फ़ोन करो, आपसे बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब वो कल्चर हमें चाहिए था जी, हिमाचल वाला कल्चर हमें चाहिए था। आपका कहना है कि पहाड़ की जो राजधानी है वो पहाड़ में रहना चाहिए। दो संक्षेप में एक सवाल मैं हमारे रविंद्र जी से पूछना चाहूँगा। सर, जैसा कि जय सिंह रावत जी ने कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में रहना चाहिए, सवाल यही है, आपका क्या कहना है? देखिए, 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और राइट फ्रॉम 1994 टिल 2000 जन भावना ये थी कि गैरसैंण में हो। मुलायम सिंह के यादव जी के समय पे जो कौशिक समिति, उसने भी गैरसैंण कहा था, और बाद में भी गैरसैंण आया, एक आम राय। लेकिन अब मेरा व्यक्तिगत मत बिल्कुल दूसरा है। बहुत अच्छा है, अगर आप गैरसैंण को कैपिटल बना सकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमने उसको समर कैपिटल बनाया, लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, आईटी के युग में हम रह रहे हैं, जब एक क्लिक पे पूरी दुनिया हमारे स्क्रीन पे होती है। अगर हमारी मंशा और हमारा स्टैंड और हमारा कमिटमेंट बहुत फर्म है, अब गैरसैंण में अगर मान लीजिए कैपिटल बनाने में कोई प्रॉब्लम भी है, तो आप गैरसैंण को एक सिंबल मानते हुए आप पहाड़ के अंदर जो भी हो सकता है, यानी आईटी इंडस्ट्री, उद्यान का हब, इलेक्ट्रॉनिक का इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री, जितनी ऐसी मुफीद चीजें हैं जो गैरसैंण में विकास की दृष्टि से उनके हेडक्वार्टर्स को बनाया जा सकता है, रोजगार की दृष्टि से, वो सब आप गैरसैंण में लाइए, गैरसैंण के इर्द गिर्द लाइए। उसके 50 किलोमीटर के दायरे में हमको डेवलपमेंट चाहिए ना, हमको विकास चाहिए ना पहाड़ के लिए। खाली कैपिटल बनने से तो विकास नहीं हो सकता। तो दोनों प्रपोजल्स हैं, कैपिटल बना सकते हैं तो फर्मली कैपिटल बनाइए, निर्णय लीजिए, 10 साल में उसको उसी हिसाब से विकसित करिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो क्लियर करिए कि हम ये इंडस्ट्री, ये हेडक्वार्टर्स को गैरसैंण के 50-60 किलोमीटर के दायरे में रखेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। नहीं तो ये लटकाने, झटकाने, अटकाने से क्या हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। इधर देहरादून और डून वैली खराब हो गया है, उधर गैरसैंण के लोग और पूरा पहाड़ जो है ताक रहा है, आशा कर रहा है कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा। तो निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है, चीजों को लटकाए रखना, अनिर्णय की स्थिति वो खराब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ने कहा कि निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अगली बार एक नए विषय के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। नमस्कार।